हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ फैक्ट्स ऑफ फिजिक्स। आज हम क्लास 12th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के। और फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कि आईआईटी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। और वो ये है कि जैसे स्क्वायर सीट है, एक स्क्वायर सीट जिसके साइड डी है, एक स्क्वायर सीट है जिसके साइड हमको डी दी हुई है। इसके सेंटर से d/2 डिस्टेंस पर, एट d/2 डिस्टेंस में, सेंटर से, इस सीट के सेंटर से d/2 डिस्टेंस में एक चार्ज रखा हुआ है Q। तो ये बताना है कि ये चार्ज की वजह से इस सीट में कितना फ्लक्स पास होगा। ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी में ये साइड 10 सेंटीमीटर को जैसा दिया है, तो हम d के बेसिस पर निकालेंगे और उस हिसाब से उसको सॉल्व किया जा सकता है। सो वी विल यूज़, अब यहाँ पर अगर क्या हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो ये देखिए क्वेश्चन में है कि फाइंड द फ्लक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। चार्ज की वैल्यू Q दी है जो कि d/2 डिस्टेंस में है स्क्वायर के सेंटर से, और स्क्वायर का की जो ईच साइड है वो है d। पास सबसे पहले हमको ये सोचना होगा कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi equals ES cos theta। सो द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स इज phi equals ES cos theta या E डॉट ds। वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं? वेक्टर फॉर्म क्या होता है? इट इज़ phi इक्वल्स E डॉट ds या E डॉट, अगर हम छोटा सा एरिया लिखते हैं तो ds, अगर हम कंप्लीट एरिया का निकाल रहे होते हैं तो s। ये वेक्टर फॉर्म है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सो अब यहाँ पर देखा जाए तो फ्लक्स का फॉर्मूला ES cos थीटा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको दिया नहीं है, और एरिया तो हम निकाल सकते हैं, और यहाँ पर एंगल के बारे में भी कुछ पता नहीं है, तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते हैं। दूसरा, अगर हम गॉस लॉ लगाएं Q/ε0, बट ये पता है कि गॉस लॉ के लिए चार्ज क्या होना चाहिए, गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड होना चाहिए। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किए हैं कि जो पॉइंट चार्ज है इट शुड बी इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो अगर इसको इनक्लोज किया जाए, मतलब ये अभी तो इनक्लोज है नहीं ना। जैसे ये सीट है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे एक स्क्वायर सीट है, इस स्क्वायर सीट के यहाँ पर चार्ज रखा है, तो इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होंगे, ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वी कैन यूज गॉस लॉ, बट वी विल हैव टू कंसिडर दिस शेप एज ए 3D ऑब्जेक्ट, यानी कि हम इसको एज ए गॉसियन सरफेस हमको इसको कंसिडर करना पड़ेगा। यानी जो स्क्वायर है इसको पहले गॉसियन सरफेस में हम इमेजिनरी एक सरफेस, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो इसका इमेजिनरी सरफेस कैसा बन सकता है, अगर हम इसको एक क्यूब बना दें, अगर हम इसको इस तरीके से क्यूब बना दें, सो वी कैन से द चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय दैट क्यूब। ये चार्ज जो है ये इनक्लोज्ड हो गया इस क्यूब के अंदर। अब हमने एक गॉसियन सरफेस, हमने क्या किया कि पॉइंट चार्ज, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है और ये गॉसियन सरफेस है। अब हमने क्या किया, इधर से भी एक सीट लगा दी, इधर से भी एक सीट लगा दी स्क्वायर, इधर से भी उतना ही स्क्वायर, इधर से भी और इधर से भी। इमेजिनरी हमने क्या कर दिया, एक क्यूब मान लिया इसको, एक क्यूब हमने कंसिडर कर लिया, इसको क्यूब बना दिया। इधर से भी एक दीवार लगा दी, इधर से भी, इधर से भी, 5 फेसेस हमने अपने मन से ज्वाइन करके इसको क्यूब बना दिया। अगर इसको क्यूब बना दिया तो इससे क्या हो जाएगा, अब ये बन गया गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस बन गया है, सो इट्स फ्लक्स विल बी phi equals Q/ε0। यानी अब इसमें से जो फ्लक्स पास होगा इट विल बी phi equals Q/ε0। लेकिन अब हमको तो निकालना था इस सीट का, ये सीट हमारे पास ओरिजिनल है, बाकी इमेजिनरी है सब कुछ। तो अगर इस सीट से हमको फ्लक्स निकालना है, सो हम कह सकते हैं कि कितने फेसेस हैं इसमें, 6 फेस। 6 फेस से कितना फ्लक्स पास हुआ है, 6 फेस से जो फ्लक्स पास हुआ है दैट इज Q/ε0। गॉस लॉ हमने अप्लाई कर दिया क्योंकि क्लोज्ड सरफेस बन गया है और चार्ज इनक्लोज्ड हो गया है, तो हमने गॉस लॉ लगा दिया। लेकिन गॉस लॉ कहता है कि टोटल फ्लक्स जो होगा Q/ε0 होगा। इसका मतलब एक 6 फेस से Q/ε0 है, तो एक फेस से कितना होगा, 1 फेस का निकालते हैं। सो 1 फेस से जो फ्लक्स पास होगा, द फ्लक्स विल बी थ्रू द 1 फेस, फ्लक्स विल बी Q/, ये 6 डिवाइड में चले जाएगा, इट विल बी 6ε0। एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, Q/6ε0। दिस इज द आंसर। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि इसका, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी ये बात की थी कि इसका साइड अगर चाहे d हो या फिर d/2 हो या x हो, y, z, एनीथिंग, डायमेंशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है फ्लक्स। इसका मतलब यहाँ पर केवल Q पर डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ पर Q की जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, चाहे 10
कूलम है, 10 माइक्रो कूलम है, वटेवर क्यू की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू रखेंगे, उसको अपॉन 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इज कॉल्ड 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इसकी वैल्यू होती है। ये वैल्यू हम जब यहाँ रखेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू निकल जाएगी। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में ये होता, अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि एक सीट यहाँ पर रखी है, एक सीट यहाँ रखी है, ये 2 सीट माना इसमें ऑलरेडी है हमारे पास, अब यहाँ पर अगर एक चार्ज रख दिया जाए, यानी कि इस तरीके से एक माना इस तरीके से है, एक सीट यहाँ पर है और एक सीट यहाँ रखा है, एक पॉइंट चार्ज अगर यहाँ पर रख दिया जाए, अगर एक सीट यहाँ है, एक सीट यहाँ है और एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर रख दिया जाए तो कितना फ्लक्स पास होगा ये कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से भी बंद करेंगे, यहाँ से भी बंद करेंगे, यहाँ से भी, और कितने फेस है और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे 1 2 3 एंड 4। तो हमने क्या बना दिया, इसको क्यूब बना दिया, चार्ज इसके अंदर है और हमने इसको बना दिया क्यूब। क्यूब कैसा हो गया, गॉसियन सरफेस हो गया, क्योंकि वो सिमेट्रिकल है, 3D है। अगर ये गॉसियन सरफेस हो गया तो गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितना पास होता है, 5 cos q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितने फेस हैं इसमें, जब हमने इमेजिन किया तो कितने फेस हो गए, 6 फेस। इसको हमने इमेजिन करके क्या बना दिया, यहाँ से भी एक फेस ज्वाइन किया, इधर से भी एक फेस ज्वाइन किया, फिर यहाँ से भी एक फेस ज्वाइन किया, फिर उधर से भी और नीचे से भी, नीचे और ये तो ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो हमने 2 तो गिवन है, 4 और फेस एक्स्ट्रा करके इसको बना दिया क्यूब। अब हम कहेंगे कि क्यूब से कितना फ्लक्स पास होता है, क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यूब में कितने फेस थे, 6 फेस, 6 फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, सेम हो जाएगा, 6 फेस से फ्लक्स पास हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 1 फेस से कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ 2 फेस का निकालना है, अगर 2 फेस का निकालना है तो इसमें एक लाइन और आ जाएगी। अगर क्वेश्चन ऐसा है तो तब हम क्या करेंगे, 2 फेस से जो फ्लक्स पास होगा इट विल बी क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम 2 फेस का निकाल सकते हैं। ओके तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर जो एक हॉलो स्फीयर होता है, ये गॉस के एक एप्लीकेशन में यूज़ होता है कि जो अगर एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर में जो कि कंडक्टिंग है, चार्ज्ड हॉलो स्फीयर है, तो अगर चार्ज्ड हॉलो स्फीयर होता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। और दूसरा हॉलो स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए हमको बनाना है E और R का ग्राफ, E वर्सेस R ग्राफ बना रहे हैं हम हॉलो स्फीयर के लिए। सो अगर E वर्सेस R ग्राफ बनाना है मतलब हमको देखना है कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इनसाइड हॉलो स्फीयर। अगर हॉलो स्फीयर को ध्यान से देखा जाए तो इसमें चार्ज कंडक्टिंग है। चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज क्या होता है, हमेशा सरफेस में रहता है, ये सरफेस में रहता है। चार्ज क्या होता है, सरफेस में रहता है, चार्ज किसी भी सरफेस के ऊपर लाई करता है। इसलिए जो हॉलो स्फीयर के अंदर करके बाहर चार्ज होगा, अंदर जो होता है नेट चार्ज 0 होता है। बिकॉज अगर एक साइड पॉजिटिव है तो एक साइड नेगेटिव होगा, इट विल बी नेट चार्ज होगा। हॉलो स्फीयर के अंदर नेट चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज 0 होता है। वी कैन से क्यू नेट इक्वल्स होता है 0। हॉलो स्फीयर के अंदर क्यू नेट 0 होता है, यानी नेट चार्ज 0 होता है ड्यू टू द इंडक्शन। अगर नेट चार्ज 0 होता है तो इसका मतलब फ्लक्स कितना होगा उसके अंदर, या उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो स्फीयर। Because the charge is distributed outside the sphere and there is no charge inside the sphere of a hollow sphere. Because of induction, the net charge inside a hollow sphere is 0. If Q net equals 0, so हमारे पास intensity of electric field का formula होता है E equals 1/4 pi epsilon naught Q upon R square. तो ये फॉर्मूला है, तो आप यहाँ पर Q नेट कह सकते हैं, वी कैन से Q नेट। सो अगर Q नेट 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हॉलो स्फीयर के अंदर या सेंटर में ले लें या सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट पर, आप यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर ले रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 0। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ तक 0 है तो यहाँ पर, लेकिन ये सरफेस वाला जो पॉइंट होगा, सरफेस में चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये चार्ज मैक्सिमम है क्योंकि सरफेस में चार्ज लाई कर रहा है। अगर चार्ज सरफेस में लाई कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि चार्ज का डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम इन
सरफेस जहाँ चार्ज ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला ही चार्ज है। जैसे हमने देखा था कि पॉइंट चार्ज हैं, इसके आसपास नज़दीक में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा, और जैसे जैसे हम पॉइंट चार्ज से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जाती है। सिमिलरली पॉइंट चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है, एंड दैट इज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है। इसके बाद जैसे जैसे हम इससे बाहर जाते हैं, इस सरफेस से आउट जाते हैं, दूर जाते हैं, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटने लगती है, लेकिन जीरो तो नहीं होती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटने लग जाती है इधर से। तो इससे अगर बाहर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E प्रोपोर्शनल टू 1/r² के हिसाब से घटती रहती है, और ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब अगर हमको E वर्सेज R ग्राफ ड्रॉ करना है तो अगर हम इस डायग्राम के हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करें तो लेट अस कंसीडर दिस इज द सेंटर। तो ये हमने ओरिजिन बना दिया E और R का ग्राफ। तो अगर देखेंगे सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पर भी 0, इसके हर पॉइंट पर यहाँ तक का इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, यानी R आप चेंज कर रहे हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज आने वाला नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 टिल दिस पॉइंट। इस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहने वाली है 0। तो यहाँ पर तक किसी एक पॉइंट पर हम मान सकते हैं यहाँ पर तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहने वाली है 0। लेकिन जैसे ही हम सरफेस के लेवल में आते हैं, जैसे हम देखते हैं सरफेस में जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ तक 0 0 0 0 0 0 होती है, लेकिन ये पॉइंट पर जब हम पहुँचते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अचानक क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। इसके बाद इस पॉइंट पर, इसके बाद फिर से जैसे हम इससे बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिर से घटने लग जाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² के ग्राफ से। एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r सेपरेशन या डिस्टेंस ग्राफ फॉर होलोस्फीयर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ सकता है जो कि चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, वैसे एक पार्ट है वैसे, लेकिन अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको आइडिया दूँ तो अगर देखा जाए कि होलोस्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और एक रिलेशन होता है E = -dV/dr। अब हमने कहा होलोस्फीयर के अंदर देखा जाए तो 0 अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रखा जाए इट बिकम dV/dr। पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, dV/dr 0 हो गया। सो इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इक्वल्स माइनस साइन को भी उधर ले गए, वी कैन से dV। सो dV मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, वी कैन से V2 - V1 = 0 और V2 = V1। कोई भी दो पॉइंट है 1 और 2, तो ये दो पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी तो पोटेंशियल ईच पॉइंट पर इक्वल होगा। अगर पोटेंशियल ईच पॉइंट पर किसी एक सरफेस में पोटेंशियल इक्वल होता है तो ऐसे सरफेस को क्या कहा जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस जिसके ईच पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल होती है उसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब होलोस्फीयर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है या सेम होता है, सो होलोस्फीयर को हम कंसीडर कर सकते हैं एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई एग्जांपल इक्विपोटेंशियल सरफेस का वो हो सकता है होलोस्फीयर के अंदर। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर होलोस्फीयर है तभी ये बात होगी, लेकिन अगर सॉलिड स्फीयर है, अगर वो स्फीयर अंदर से भी पूरा भरा हुआ है मास से, अगर वो सॉलिड स्फीयर है, अगर सॉलिड स्फीयर होता है तो ये रूल वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। सॉलिड स्फीयर के अंदर भी चार्ज होता है, उसके अंदर नेट चार्ज 0 नहीं होता है। सॉलिड स्फीयर के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, बट जैसे जैसे हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर होते हैं किसी भी एक पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहाँ पर बढ़ती रहती है, इंक्रीज होती है। और जब रेडियस में तो ठीक है, कंडक्टिंग है तो यहाँ पर तो मैक्सिमम होनी है, लेकिन अंदर 0 नहीं होता। सॉलिड स्फीयर के अंदर, सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होती है, क्योंकि यहाँ नेट चार्ज 0 नहीं होता है। क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, अब इसको हम लेयर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये भी एक लेयर होगा तो यहाँ पर भी एक चार्ज होगा, फिर इसके अंदर भी एक लेयर होगा तो उसके अंदर भी चार्ज होगा। वी कैन से देयर इज नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन सॉलिड स्फीयर। सो अगर हम इसके लिए सॉलिड स्फीयर के लिए ध्यान रखना है, सॉलिड स्फीयर के लिए, जो कि एनसीईआरटी में है नहीं वैसे, सॉलिड स्फीयर के लिए अगर हम E वर्सेज R का ग्राफ बनाते हैं तो सॉलिड स्फीयर में देखते हैं कि सेंटर में 0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद जैसे जैसे हम सेंटर से
सरफेस में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस तरीके से बढ़ता है। और सर्फ ये मान लो ये है सरफेस जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, यहाँ तक का है। इसके बाद फिर से 1/r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है और ग्राफ इस तरीके से आता है। दिस इज फॉर सॉलिड स्फीयर।